तो हेलो वेलकम एंड जय बजरंगबली। लौट आए हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने देखा कि क्या होने वाला है, तो इस वीडियो के अंदर होने वाला है सेल नामक टॉपिक का रिव्यू। तो किस पे? सेल नामक टॉपिक पे रिव्यू होने वाला है। और साथ के साथ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में भी हम बताने वाले हैं। लास्ट में हम वो क्वेश्चन भी देने वाले हैं और कुछ बोनस क्वेश्चन भी दे देंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया कि ये सेल के अंदर कौन सा एनिमल सेल वाला टॉपिक है, तो अगला टॉपिक हो जाएगा प्लांट सेल। तो अगर आपको प्लांट सेल का वीडियो भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आप अगली वीडियो को मिस ना कर पाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो हमारे चैनल पर बने रहिए एंड साथ के साथ एक छोटा सा इंट्रो देखते जाइए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या रहने वाला है, कौन सी एनिमल सेल के बारे में और सेल के बारे में बताने वाला हूं। अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर मैं प्लांट सेल के बारे में बताऊंगा। तो यहां से आप करम भाई पूरे हम साइंस को देखते हुए चलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हम यहां से देख के चलते हैं। क्या है कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो लैटिन भाषा का जो शब्द है किस शब्द से लिया गया है, सेल का नाम। सेल किस शब्द से लिया गया है, ऐसा भी पूछ ले कि सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है, वह किस शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो यहां से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, सेलुला शब्द से लिया गया है। लेकिन नहीं भी पूछेगा, इतना डीपली नहीं जाएगा, तो भी आप एक बार देख ही लेना। ये हो गया इसका अर्थ। हम बता के चलते हैं कि इसका अर्थ क्या है, एक छोटा कमरा होता है। जैसे मान के चलो कि एक ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 5 ईंट ऐसे करके दीवार बनी और दीवार से बन के क्या बन गया, पूरा कमरा बन गया। तो वैसे ही यहाँ पे इसकी संज्ञा किससे करी गई है, सेल से करी गई है। जैसे छोटी छोटी सेल मिलके एक क्या बना लेती हैं, टिश्यू बना लेती है, ऊतक बना लेती हैं, एंड छोटे छोटे टिश्यू मिलकर एक क्या बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे एक छोटी छोटी ईंटें मिलकर दीवार बना लेती है और दीवार मिलके क्या एक कमरे का निर्माण कर देती है। तो यहाँ से इसकी संज्ञा करी गई है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद बात आती है कि कोशिका सजीवों के शरीर की रासायनिक और क्रियात्मक इकाई है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, कि उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन कहलाती है, शरीर की कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो कोशिका यहाँ पे क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मतलब पूरे शरीर का डिपेंडेंस किस पे निर्भर करता है, कोशिका के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है एक और अगले क्वेश्चन पे। अब उसके बाद आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये हमारी यहाँ पे कोशिका दी गई है, ये गोलजिका हो गया यहाँ पे, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई, ये तार का केंद्र हो गया यहाँ पे, ये लाइसोसोम हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। आप तो यहाँ पे दे सकते। वैसे तो हमारा कोई काम नहीं चित्र का, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है। आगे देखते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, सब देख सकते हो आप। क्या क्या कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या, इस एक लाइन के अंदर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने करी। तो यहां से आप बता सकते हो कि आपसे कोई पूछे कि कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। यहां से हो गया कि कोशिका की खोज किसने करी, भाई रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद पूछ ले कि कब करी, तो यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या बनता है कि 1665 के अंदर। कब करी, 1665 के अंदर। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहां से बन जाते हैं। एक तो क्या बनता है कि रॉबर्ट हुक ने करी, और दूसरा क्या बनता है 1665 के अंदर कर दी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहां से देख सकते हो क्या दे रखा है कि स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब देखो सबसे पहले क्या, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका के बारे में बताया कि ऐसी कुछ चीज होती है। अब उसने कोशिका देखा किसमें था, वो चलो आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, तो उसने क्या, उसने तो वो दिया कि कोशिका चीज होती है, लेकिन इन्होंने उस पर एक थ्योरी बनाई, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या, सेल थ्योरी इन्होंने तैयार करी। क्या करी कि
स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। क्या होता है, उनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक या उससे ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है, तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित सभी किसी कोशिका में होती है। तो मतलब, और इसने एक सिद्धांत और पहले तो ये दिया कि सभी जो सजीव होते हैं उनकी वो क्या करते हैं, एक या उससे ज्यादा सेल से बन के मिलके बनते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक चीज और कही कि जो नई सेल का जो निर्माण होगा वो पहले ही जो सेल रह चुकी है उसके जैसा ही होगा। ठीक है, मतलब उसके जैसी ही होगी। तो ये डीएनए का जो निर्माण हुआ तो यहां से निकल सकता था, लेकिन थोड़ा लेट उसका इन्होंने पता लगाया। ठीक है, आगे देख सकते हैं कोशिका का विविध अध्ययन कोशिका विज्ञान, साइटोप्लाज्मा या कोशिकीय जैविकी बायोलॉजी कहलाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका के बारे में अध्ययन या नॉलेज, और मतलब उसके बारे में पता लगाना क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मा कहलाता है। तो ये यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्या साइटोप्लाज्मा कहला सकता है। ठीक है, और उसके बाद इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, स्लाइडन और स्वान नाम के आदमी ने प्रस्तुत किया। क्या किया, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, स्लाइडिन और स्वान नाम के आदमी ने। और कोशिका के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मा कहलाता है। तो यहां से भी आप बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल को कोर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष देखा और उसे क्या नाम दिया, उसने कोसा नाम दिया। तो ये मैंने बता दिया था कि बाद में बताएंगे, तो अब वो टाइम आ गया। क्या बताना हमें कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में तो कोशिका का वो कर लिया, क्या कर लिया, इसने खोज कर ली उसकी। लेकिन उसने खोज किसके माध्यम से करी थी, बोतल के कोर्क। जो पहले जमाने में, अब तो क्या होते हैं जो ढक्कन वैसे आते हैं रेडीमेड जो बना दे, प्लास्टिक वगैरह के ढक्कन आते हैं। पहले क्या होता है कि कोर्क जैसा ढक्कन होता था, मतलब उसको जैसे रबड़ नुमा संरचना होती थी कि एक बार उसको ऐसे डाल के उसको अच्छे धकेल दिया जाए तो वो वहीं फंस जाता था, वो बाहर नहीं निकलता था। तो उस कोर्क वो क्या बनता था, उस कोर्क को उसने देखा स्कोप के माध्यम से और उसने पता लगाया कि क्या कोशिका ये क्या चीज है। फिर उसके अंदर उसने मधुमक्खी की जैसे छत्ते के जैसे आकृति होती है, भाई आप देख सकते हो यहाँ पे छत्ते जैसे आकृति आपको दिख रही है कि नहीं, तो वैसी ही आकृति उसको वहां दिखी। तो उसने उसको क्या नाम दिया, उस टाइम कोसा नाम दिया। क्या नाम दिया, कोसा नाम दिया। उसके बाद क्या कहा, देखो उसने इतना कह दिया कि ये कोसा है। फिर उसके बाद 1600 क्या किया 74 के अंदर कौन आया, लुमेनहोक आया। आप ये पूरा नाम याद ना कर रहे, अगर आपको याद नहीं होता है तो कोई समस्या है नहीं, आप ना करें याद। आपको अगर ये भी याद हो जाता है कि लुमेनहोक तो भी काफी है, इसको आप हटा दो ये लो, या आपको क्या करेगा, भुलवाने का काम करेगा, तो इसको हटा ही देते अपन। ठीक है, तो हम यहाँ से ये याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 1674 के अंदर ल्यूमेनहोक ने कोशिका जीवित कोशा का सर्वप्रथम अध्ययन करा। क्या करा लुमेनहोक ने, उसके बाद कोशा के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बारे में खोज करना स्टार्ट किया। भाई रॉबर्ट हुक ने तो खाली क्या करा था कि उस बोतल के बारे में उसने बताया कि ऐसे ऐसे कोई चीज है, और लेकिन फिर लुमेनहोक ने क्या, उसके बाद में डिटेल से जानने के लिए तैयार हो गया वो। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का क्या नाम दिया, तो क्या नाम दिया था, कोसा नाम दिया था। उसके बाद उसने क्या करा, लुमेनहोक ने उसको और खोजने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा यहाँ पे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। क्या पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने, 1831 के अंदर उसने क्या पता लगाया कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीज रहती है, केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से पता लगनी चाहिए कि केंद्रक और केंद्रिका की खोज किसने करा। तो यहां से याद आएगा रॉबर्ट ब्राउन में। ऑप्शन याद ना रखे, डेट याद ना रखे तो कोई समस्या लिए नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि केंद्रक एवं केंद्रिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। यहां से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका यहाँ पे चित्र भी दे रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये यहाँ पे दे रहा है न्यूक्लियस पोल्स दे रखा है, ये न्यूक्लियस केंद्रक हो गया। ठीक है, अगले देखते हैं। 1953 के अंदर वॉटसन और क्रिक
ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की पहली बार घोषणा की। उन्होंने पता लगा लिया, कोशिका के माध्यम से उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने, मैंने पहले ही बता दिया था डीएनए का निर्माण यहां से हो सकता था, लेकिन इन्होंने थोड़ा लेट करके पता लगाया। क्या पता लगाया? डीएनए के द्विश्रृंखला, मतलब जो कैंचीनुमा संरचना होती है उसके बारे में पता लगाया, डबल हेलिक्स संरचना के बारे में। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो डबल हेलिक्स संरचना आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो ये रही यहां से। इसके बारे में डिटेलिंग अभी आपको पढ़ना नहीं है, बाद में जब इसका टॉपिक आएगा तब इसके बारे में आपको बता देंगे। अभी आपको यहां से क्या याद रखना है कि किसने क्या डीएनए की घोषणा या डीएनए के बारे में किसने बताया? वॉटसन एवं क्रिक ने। आप यहां से कह सकते हो कि डीएनए की खोज किसने करी थी? वॉटसन एवं क्रिक ने की थी 1953 के अंदर। आप ये डेटिंग याद ना रखो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कोशिका की डेटिंग याद रखनी पड़ेगी कि 1665 के अंदर कोशिका की खोज हुई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना यहां से। लेकिन आपको यहां से ये भी याद रखना है कि वॉटसन एवं क्रिक ने क्या डीएनए का निर्माण किया, क्या किया इसने? उनका खोज करा। अगला देखते हैं, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, नॉर्मली आपको पूछ लिया जाए कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो एकोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। उनको हम क्या भी कह सकते हैं यहां से, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, ये आपको यहाँ पता लगी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे मैंने पीएनजी डाल दिया, देखो सेकेंडरी ये क्या आ गया? प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर केंद्रिका है, और यूकैरियोटिक ये आ गया यहाँ पे जिसपे क्या हो गया, सॉरी सेकेंडरिक क्या होती है? यूकैरियोटिक होती हैं, और प्रोकेंद्रिक क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। यहाँ पे देखो केंद्रक होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि केंद्रक की स्थिति कहाँ होती है। केंद्र की कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है, लगभग माना जाता है कि वो केंद्र क्या होता है? बीच में पाया जाता है कोशिका के अंदर। इसकी कोई भी वास्तविक स्थिति नहीं होती है केंद्र की। ठीक है, वह एक जैसे कि पानी के अंदर आपने ट्यूब स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, तो उस स्थिति में क्या करोगे? पानी की ट्यूब स्विमिंग पूल में डाल देती हो, तो वो इधर से उधर क्या रहती है? तैरती रहती है। वैसे ही केंद्रक भी क्या करता है? उसे कोशिका द्रव्य के अंदर तैरता रहता है। ठीक है, तो यहां से आप पता लगा सकते हो क्या हो गया यहाँ पे। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए ना कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक अंतर बताओ कि क्या हो सकता है, तो आप यहां से यही बता सकते हो कि क्या यूकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता। समझ गए? यहां से नहीं होता। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती है, कौन? कोशिका। कोशिका क्या होती है? एक जेलीनुमा संरचना से घिरी होती है। इस क्या कहते हैं? आगे देखते हैं, रुको। इस आवरण को कोशिका सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोशिका आवरण दे रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोशिका झिल्ली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कोशिका झिल्ली, देखो ये आगे यहाँ पे कहते हैं, यह झिल्ली अकवली के पारगम्य होती है, जिसका अर्थ यह है कि झिल्ली किसी पदार्थ को तो मुक्त रूप से पार कर देती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है, या बिल्कुल रोक देती है। ठीक है, तो उसका कोई वो नहीं होता। कहने का मतलब क्या करती है? वो उसको रोक भी देती है, पार भी होने देती है, या फिर उसको बिल्कुल ही थोड़ी मात्रा में अंदर जाने देती है। ठीक है, तो ये क्या इसके काम हो गई। यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन आपको दे रखा है, यहाँ से देख सकते हो, ये पूरा आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे वो दे रखे हैं, संचिनुमा संरचना दे रखी है। देखो ये देखो यहाँ से पार्ट, तो यहाँ से अंदर जा सकता है जाने वाला, लेकिन कुछ स्थिति में क्या करता है? ये रोक भी देता है, कुछ स्थिति में बारीक मात्रा में जाने देता है। तो यहाँ से पता लगा सकते हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कभी कभी जीव कलाई या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसको भूल जाते तो भी क्या लिख सकते हो आप? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो आप यहां से याद रख सकते हो। अगला देखते हैं, एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहां से पता लग गया आपको। सिंपली लाइन है कि एक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक कोशिका के अंदर कितने केंद्रक होते हैं, तो आप यहां से कह सकते हो कितने केंद्रक होता है? एक ही केंद्रक होता है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बन गया, क्या होता है? एक केंद्रक होता है। ये आपका केंद्रक का डायग्राम मैंने दे दिया है। ठीक है, ये बाहर से कोशिका द्रव्य हो गया, एंड ये अंदर जो है वो क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो। अगला आगे दे रखा है, क्या दे रखा है कि केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में प्राय तैरता रहता है, जिसका काम, यद्यपि कोई स्थिति
निश्चित स्थान नहीं होता है तथा यह अधिकतर लगभग मध्य भाग में स्थित होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या होता है ये, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है और ये क्या करता है, तैरता रहता है, लगभग मध्य भाग में रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि एक कोशिका के अंदर कितने केंद्रक होते हैं, तो एक केंद्रक होता है। उसके बाद ये तो पूछेगा नहीं आपसे, मैंने आपकी जानकारी नॉलेज के लिए बता दिया। आगे देखते हैं, इस अंग का यह नाम जिसके खोजकर्ता क्लेमियो गोल्जी नाम से पड़ा। ये भी दे रखा आपने गोल्जी काय लिखा हुआ है, तो इसका गोल्जी काय को गोल्जी काय क्यों कहा गया, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गोल्जी कैमियो गोल्गी ने इसका क्या करा था, खोज करी थी, इस वजह इसका नाम क्या पड़ गया, गोल्जी काय पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ भी सकता है गोल्जी काय का नाम गोल्जी काय क्यों रखा, या फिर इस ऐसा ना क्वेश्चन हो तो ऐसा भी पूछ सकता है कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमियो गोल्गी नाम के व्यक्ति ने की थी, गोल्जी नाम के व्यक्ति ने करी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट जो थे। इसके अलावा और क्वेश्चन जो आपको मैं इसके अंदर से निचोड़ के निकाल के दे सकता हूँ, वो क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो पहला दे रखा है कि, एक सेकंड रुक जाइए, पहला दे रखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन आपको फिर से बता दिया जाता है कि वह शाखा जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन करा जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः जीवों में कितने प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कितने प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं भाई, अर्धसूत्री और समसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। तो आप यहां से देख सकते हो अर्धसूत्री और समसूत्री नाम के वो कोशिका विभाजन होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना है इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें कि कोशिका की खोज कब और किसने करी। तो यहाँ से ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, खोज किसने करी थी भाई, यहाँ से रॉबर्ट हुक ने करी थी। और कब करी थी, 1665 के अंदर उसने खोज कर डाली इसकी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से एक सेकंड रुक जाइए। ये देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता हमारा कि जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने और कब की। जीवित कोशिका की खोज किसने और कब करी, ये बताना। रुको एक सेकंड, ये लो यहां से देखते हैं किसने और कब करी। तो ल्यूमन होक ने करी और 1674 के अंदर करी। तो आप यहाँ पे डेटिंग ना याद रखें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी। तो किसने करी थी, ल्यूमन होक ने करी थी। और कैसे करी और किस चीज की खोज करी थी इसने, मैं बता देता हूं आपको। इसने क्या करा था, जो दांत के बाहर जो पतली जो होती है, जैसे आप टूथ ब्रश नहीं करते हो तो हल्की सी पीली पीली संरचना जम जाती है आपके दांतों के आसपास। ठीक है, तो उसने क्या करा, उस संरचना को निकाला वहां से, तो और उसके बारे में खोज करी, तब इसने उस जीवित संरचना को पाया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि आप वो एक जीवित कोशिका है जो आपके दांतों पे जम जाती है, तो इसका मतलब उसको आपको समय समय पे, इसीलिए आपको दंत मंजन करते रहना चाहिए, टूथब्रश करते रहना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो यहां से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छोटी छोटी कोशिका मिलके क्या बना लेती हैं, उत्तक बनाती हैं। कहने का मतलब छोटे छोटे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उत्तक हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेलेडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत किस वर्ष में दिया। तो ये तो हमें पता लग ही गया था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान नाम के आदमी ने दिया था। लेकिन दिया कब था, 1838 से 39 के बीच में दिया था। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो ये। अब आगे चलते हैं, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो यहां से आप देख सकते हैं सबसे लंबी कोशिका किसकी है भाई, तंत्रिका, तंत्र नाम की सबसे क्या है, लंबी कोशिका पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां से क्या दे रखा है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है भाई माइकोप्लाज्मा नाम का एक जीव होता है, जो एक कोशिकीय जीव होता है। उसकी सबसे क्या होती है, छोटी संरचना होती है, सबसे छोटी क्या होती है,
कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होगी? तंत्रिका तंत्र, जो इंसान के अंदर आमतौर पे पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका है और एक कोशिकीय जीव है। माइकोप्लाज्मा तो बहुकोशिकीय में
हाँ, तो बोनस में देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और क्या आपको पता है इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का क्या है, कोशिकांग है, कोशिका का एक हिस्सा है, एक अंग है, जो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो इसमें कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाया जाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका को की श्वसन की क्रिया होती है। तो ये भी आपको यहां से पता लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है। तो क्वेश्चन भी आ गया था पहले ही। आगे देखते हैं कि कॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी। तो खोज किसने करी थी भाई, ये तो आपको पता लग गया कि खोज बहुत से लगे पड़े थे, कहने का मतलब। तो आगे देखिए यहाँ पे, कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है, फ्यूजिस्टिक अल्बर्ट वोन कोलिकर को जाता है। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को 1857 में खोज दिया था। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर पावर ऑफ सेल के रूप में भी जाना जाता है। आगे दे रखा है, रिचर्ड अल्टमान ने 1886 में इसे बायोब्लास्ट जीव कीटाणु का नाम दिया और फिर कार्ल बिल्डे ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ठीक है, कि बहुत से आदमी का नाम आ गया, लेकिन हमने खोज का श्रेय किसको माना है, इसको रिचर्ड अल्टमान को माना हुआ है। कि भाई खोज तो किसने करी थी, किसने करी थी भाई, कैलिकर ने करी थी। और उसके बाद 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी भाई, 1857 में कैलिकर ने खोज करी। अल्टमान ने 86 के अंदर इसको बायोब्लास्ट कहा, फिर उसके बाद बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, उसके बारे में और कुछ जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि डीएनए नग्न दानेदार गोलाकार वाले अणु होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया कि किस तरीके के गोले होते हैं, किस तरीके के अणु होते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का क्या होता है, संश्लेषण होता है, एटीपी का परिवहन और भंडारण अर्थात स्टोर होता है। एटीपी यहां से आप नहीं समझ रहे हो, मैं बताता हूं आपको एटीपी का मतलब यहाँ क्या बता रहा है ये। ठीक है, एटीपी से मतलब ये बता रहा है यहाँ पे ऊर्जा क्या करता है, एनर्जी। क्या एटीपी से मतलब बता रहा है ये एनर्जी का मतलब बता रहा है एटीपी से। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ऊर्जा का भंडारण करता है, ऊर्जा का स्रोत कौन करता है, एटीपी करता है। ठीक है, तो यहां से हमारा पूरा जो भी था विवरण था वो हो गया है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो प्लांट सेल पे रहेगी। तो देन आपने इतनी वीडियो को देखा है तो अच्छी लगी होगी आपको, उसके लिए लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अच्छा सा एक कमेंट लिख के और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप अगली प्लांट सेल वाली वीडियो आसानी से पढ़ पाए। ऐसे ही वीडियो को फुल डिटेल में मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंगबली।